ये कोई स्टडी नहीं है ये। देखिए आपकी इसमें जो ऑसिलेशंस की बात कही है, इंडियन ओशन के अंदर जो डायपोल ऑसिलेशंस की बात कही है, कोई कुछ भी इसमें प्रिडिक्ट करना जो है पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आप अभी देख रहे हैं कि प्री मानसून शॉवर्स नहीं आ रहे, और कल को आप देखते हैं यही जो कमी है, ये जो आने वाली मानसून है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेस हो जाए। तो ये ऑसिलेशंस जो होती हैं इनके अंदर कोई स्टेडीनेस नहीं होती। इनके अंदर क्या है कि एक जगह एकदम सूखा हो गया तो एक जगह ज़रूरत से ज़्यादा बरसात हो गई। तो ये इस वक्त जो ऑसिलेशंस बनी हैं, डायपोल ऑसिलेशंस बनी हैं इंडियन ओशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें मिला के साथ में वो जो साउथ चाइना सी में अब जापान की तरफ चला गया है एल नीनो का इफेक्ट, तो वो जो एल नीनो का इफेक्ट जापान की तरफ चला गया वो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि वही बादल जो, क्योंकि साउथ चाइना सी तो हमारे देश के नज़दीक था, अगर एल नीनो इफेक्ट जापान की तरफ चला गया है तो देश के जो बादल उधर जाने का चांस था वो कम हो गया। तो ये इस वक्त बड़ी फ्लूइड स्टेट है। हम कुछ भी इसके बारे में कहेंगे तो हास्यास्पद होगा। रादर हम यही देखें कि हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक को छोड़ के पर्टरवेशनल टेक्निक जो है कि कुछ भी हो, कैसी भी सर्कमस्टेंस हो, मान लो कल को ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें जो पर्टरवेशन टेक्निक्स हैं, जो कोप विद करने के लिए टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करने पे अब हम प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुका है। जी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के ही ये दूरगामी परिणाम हैं जो इस प्रकार से निकलकर सामने आ रहे हैं। कपूर साहब हमें बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा कुछ भी कहना, क्योंकि प्रकृति है, मौसम है और उसका कुछ ना कुछ समय पर बदलता रहता है। लेकिन कपूर साहब, ऐसी स्थिति में जबकि प्रकृति पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सरकार या फिर यूँ कहें कि संसाधन हम पूरी तरह जुटा नहीं सकते कि अगर आर्टिफिशियली उस चीज़ की हम भरपाई करना चाहें, तो ऐसे में जो हमारा किसान तबका है, जो खासतौर से धान के फसल की यहाँ पर बात हो रही, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे बचा पाएं अपनी इस फसल को, कैसे ये सुनिश्चित कर पाएं कि कम से कम फसल जो है वो खराब ना हो, वो सूख कर ना जाए? जो ग्राउंड वाटर है उसी का इस्तेमाल हो सकता और तो कुछ हो नहीं सकता जी, क्योंकि या तो आसमान से पानी बरसे जी, या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसको इस्तेमाल करो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। आर के अग्रवाल साहब कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? मुझे लगता है हाँ, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि ग्राउंड वाटर की लेवल भी कम होती जा रही है। ग्राउंड वाटर की भी उपलब्धि अब उतनी नहीं है और कम होगी। ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? आपकी जो रेन वाटर है वही जो ग्राउंड के अंदर जाती है वो ग्राउंड वाटर बनता है। तो इसकी भी उपलब्धि दिनों दिन कम होती जा रही है। हमने एक टेक्निक आपको बताया, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगर उस टेक्निक को बढ़ावा दिया जाए तो हमें लगता है कि उससे काफ़ी धान की फसल की पैदावार को बचाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे अग्रवाल साहब, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो सादी भाषा में उसे समझ पाएं कि आखिर क्या है और कैसे अपनी फसलों को वो लोग बचा सकते हैं। इस सिस्टम का जो मुख्य बात है वो जैसे धान की खेती में 1 एकड़ में 20 किलो बीज डालते हैं, इसमें सिर्फ 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है, तो बीज आपका बचा। पानी जो इसमें जो रोपाई होती है धान की वो 12 दिन का ही जब पौधा होता है तो उसकी रोपाई होती है और इसको स्क्वायर मेथड में रोपते हैं। इसकी बहुत तरीके से होइंग होती है और पानी इसमें जब खेत में डालते हैं तो एक बार वेट करते हैं खेत को, एक बार ड्राई करते हैं। तो उससे क्या है कि इनके जड़ को स्ट्रेस पड़ता है और उससे जड़ की बढ़वार अच्छी होती है, तने मजबूत होते हैं और फसल अच्छी होती है। तो ये टेक्निक आजकल भारत में काफ़ी जगह अपनाया जा चुका है और इस टेक्निक को काफ़ी सफलतापूर्वक लोग कर रहे हैं किसान, और उनके लिए ये लाभप्रद है, कम लागत में ज़्यादा फसल मिलती है। जी, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं अग्रवाल साहब, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में रहने वाला जो किसान है ये सही जानकारी उस तक कैसे पहुंचे? क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे वो लोग अपनी फसलों को बचा सकते हैं। कुछ और भी तरीके हैं, कुछ और भी मेथड्स हैं। उसके लिए राज्य सरकार जो कार्यक्रम चलाती है या फिर जो व्यवस्था है वो कितनी सही है या कितनी काफ़ी है, क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि जो व्यवस्था है वो बहुत प्रभावी नहीं है। लोग काम अपने मन से करते नहीं हैं, किसानों के साथ बहुत बढ़िया कांटेक्ट नहीं रखते हैं। मैं बिल्कुल माइक्रो रूट लेवल की बात कर रहा हूँ, नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ। एक्सटेंशन सर्विस बहुत पुअर है इस देश की। अगर एक्सटेंशन सर्विस सही हो, इनपुट समय से मुहैया कराया जाए और सही टेक्नोलॉजी दी जाए तो इस तरह की स्थिति में भी किसान पैदा कर सकते हैं।
लेट सोइंग होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाएंगे तो उनको उपज कुछ न कुछ मिलेगी जी। ये गारंटी नहीं दी सकती है कि मतलब जो मेन मानसून का सीजन है उसमें बारिश होने से जितनी उपज होती उतनी होगी कि नहीं होगी, लेकिन उपज होगी जी। एसपी कपूर साहब हमारे साथ हैं, वेदर एक्सपर्ट है। कपूर साहब, वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत जोर शोर से जो है वो प्रमोट नहीं किया जा सका है। क्या वजह समझ में आती है आपको कि अगर हमारा जो वाटर लेवल है या जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो भी इतना काफ़ी नहीं है कि हम फसलों में इस्तेमाल करें, सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, बारिश पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते, तो कम से कम कुछ ऐसे मेथड्स निकल कर सामने आने चाहिए ताकि पहले से तैयारी शुरू कर दी जाए कि जब गर्मी आए या अगर बरसात लेट होती है तो हम कम से कम उस चीज़ को कवर कर पाएँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो रेन पे ही डिपेंड करती है जी। तो जब रेन ही नहीं है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो गैजेट्स हैं वो क्या काम जैसे इस सीजन में अगर बरसात देरी से होती है, मानसून देरी से आता है, तो कम से कम अगले सीजन के लिए हम कुछ उस आगे के लिहाज से भी सोच के चलें। मैंने ये कहा ना आपसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो तभी होगी जब रेन वाटर होगा। तो ये जो है अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ निपटने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा। उसके लिए जो विश्व के अंदर आज तक बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है कि पूरे विश्व के जो साइंटिस्ट हैं उनको यही नहीं मालूम था कि जो धरती का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 15.8 हुआ है, जब उनसे पूछा गया कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से था तो सबके सब एक स्वर में कहते थे कि ये सूरज की गर्मी से था। जबकि पता लगा है कि इसके अंदर मोर देन 50% जो है भूतापीय ऊर्जा का योगदान है। जब भूतापीय ऊर्जा का योगदान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मान लो 8 डिग्री जियोथर्मल एनर्जी का है और 7 डिग्री सोलर एनर्जी का है, तो जो 8 डिग्री जियोथर्मल एनर्जी का है उसके लिए बाइनरी साइकिल प्लांट्स लगा के कंट्री के जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जो हॉट वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, उनमें से हम एक तो जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करके बिजली बनाए, दूसरा वो जो हीट का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है वो रुके। तो उससे क्या है कि ये परमानेंट सॉल्यूशंस हैं, उससे पूरा विश्व बचाया जा सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाए, बजाय इसके कि हम ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की कंट्रोवर्सी में पड़े हुए और पूरा विश्व जो है एक दिन जल प्रलय के गिरफ्त में आ जाए जी। जियोथर्मल एनर्जी का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि अच्छा उपाय हो सकता है कि अगर हम ग्रीन हाउसेज के बदले इस तरफ जाएं, तो इसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिर क्या है और क्या एक आम आदमी भी अगर चाहे तो इसे यूज कर सकता है क्या? हमारे कंट्री में करीब 350 हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जी। ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, हर हॉट वाटर स्प्रिंग के नीचे हॉट वाटर रिजर्वॉयर होता है जी। उसके अंदर जब स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो उसके विस्फोट से भूकंप आता है जी। अगर ये बाइनरी साइकिल प्लांट लगाएं तो उससे वो जो हीट है उसको हम पहले से बिजली के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला तो ये कि भूकंप नहीं आएंगे, दूसरा वो जो हीट निकल के गर्म पानी की जो भाप निकल के ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती वो नहीं करेगी। हमारे कंट्री में एक ज्वालामुखी फूटा हुआ है बेवन आइलैंड में, अंडमान में। डेली ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट उसके कार्डेरा का टेम्परेचर नोट करता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछिए कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो हीट निकलती है क्या वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती? तो ये बहुत गहरी बातें हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्मेट कंपनी या दूसरी कंपनियां जो हैं इंडोनेशिया के अंदर 28,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शुरू हो गए।